कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्लोजेट से पंखुड़ी के कपड़े को गायब देखकर फ्रांस की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे लगा पंखुड़ी नाराज होकर ग्रोवर मेंशन चली गई है। गुस्से में वो घर से बाहर निकल चुका था। सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। एक का दिमाग चलता नहीं था और दूसरे का एक्स्ट्रा चलता था। यही प्रॉब्लम थी फ्रांस और पंखुड़ी के रिलेशन में। नताशा सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अब क्या करें भाभी, ये तो शायद पंखुड़ी को ढूंढने के लिए ग्रोवर मेंशन जा रहा है। सृष्टि इरिटेट होते हुए बोली, तो मैं क्या करूं, जाता है तो जाए, जब वो नहीं मिलेगी तभी इसको अक्ल आएगी। फ्रांस अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी तुरंत ग्रोवर मेंशन की तरफ निकल चुकी थी। कुछ ही देर में वो ग्रोवर मेंशन पहुंचा। अंदर एंटर करते हुए उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था। ग्रोवर फैमिली जो डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, उन्होंने जब दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी तो सब लोग पलट कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। अपने सामने फ्रांस को देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। श्वेता जी तुरंत आगे की तरफ आई और बोली, फ्रांस बेटा, तुम यहाँ, तुमने बताया ही नहीं, पंखुड़ी भी साथ में आई है क्या? उसका सवाल सुनकर फ्रांस हैरान रह गया। ज्योत्सना भी भागती हुई दरवाजे की तरफ आई और बोली, कैसी बात कर रही हैं आप मम्मा, ओबीसीएस सी बात है। अगर जीजू आए हैं तो दीदी तो साथ आई होंगी ना, मैं जाकर बाहर देखती हूँ। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ भाग गई और अब तो फ्रांस को कन्फर्म हो गया था कि पंखुड़ी वहाँ पर नाराज होकर नहीं आई है। लेकिन अगर वो राणा मेंशन में भी नहीं है और ग्रोवर मेंशन में भी नहीं है तो गई कहाँ? अगले ही पल फ्रांस के दिमाग में एक बार फिर से अमित का ख्याल घूम गया। उसने दूसरे ही पल अपना सर झटकाया। ज्योत्सना वापस आई और फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, पंखुड़ी दीदी तो आपके साथ नहीं आई हैं, तो क्या आप अकेले आए हैं जीजू? ये बोलते हुए वो अपनी उंगली को लिक कर रही थी। फ्रांस ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। वो तुरंत बोली, वो मैं अचार खा रही थी तो। उसकी बात सुनकर फ्रांस अचानक से ही मुस्कुराया और बोला, अचार? वो मैं यहाँ पर अचार लेने आया हूँ। पंखुड़ी बता रही थी कि उसे आपके हाथों का बना अचार बहुत पसंद है, तो मैं बस उसके लिए वो अचार लेने आया हूँ। ये बोलते हुए उसकी नज़रें श्वेता जी पर थी और उसकी ये बात सुनकर श्वेता जी का चेहरा एकदम से खिल गया। मतलब शादी के एक ही महीने के अंदर अंदर उन्हें गुड न्यूज़ मिल रही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या ही हो सकती है। श्वेता जी मुस्कुराते हुए फ्रांस की तरफ देख रही थी जो उनके सामने खड़ा था। फ्रांस को लगा शायद पंखुड़ी उससे नाराज़ होकर ग्रोवर मेंशन आ गई है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि पंखुड़ी तो ग्रोवर मेंशन नहीं आई है। अब उसे समझ आ गया कि वहीं कुछ जल्दबाजी कर बैठा। पंखुड़ी राणा मेंशन में ही वहीं कहीं होगी, लेकिन वो इतना उतावला हो गया कि तुरंत ग्रोवर मेंशन में आ गया। ज्योत्सना मुस्कुराते हुए बोली, हाउ रोमांटिक जीजू, कितने रोमांटिक हैं आप। पंखुड़ी दीदी का अचार खाने का मन हुआ तो आप उनके लिए अचार लेने के लिए स्पेशली यहाँ पर आ गए, और हम यहाँ पर यूं ही सोच रहे थे कि आप कितने खड़ूस हो, आप तो इतने रोमांटिक हो। उसकी बात सुनकर फ्रांस हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्योत्सना उसकी तारीफ कर रही है या फिर बेइज्जती। श्वेता जी ने गुस्से से ज्योत्सना की तरफ देखा और बोली, चुप, कुछ भी बोलती है। अभी वो बोल ही रही थी कि मिस्टर ग्रोवर भी वहाँ पर आ गए। वो मुस्कुराते हुए फ्रांस की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें पंखुड़ी की इतनी फिक्र है। फ्रांस ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, अब आपकी तबीयत ठीक है? मिस्टर ग्रोवर मुस्कुराते हुए बोले, अब तक तो ठीक थी, अब तुम्हें पंखुड़ी की फिक्र करते हुए देख लिया तो बस अब और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वहीं श्वेता जी मुस्कुराते हुए बोली, आप सब लोग चुप करिए, पहले मुझे फ्रांस को अचार देने दीजिए। पंखुड़ी का मन कर रहा होगा ना, जब तक उसे अचार नहीं मिलेगा तब तक उसको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, और ऐसे में भूखा रहना सही नहीं होता। मैं बस अभी आई। ये बोलकर वो जल्दी से किचन में भाग गई। फ्रांस को उनकी बातें कुछ खास समझ में नहीं आई। ऐसे में भूखे रहने से उनका क्या मतलब था? उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस था, लेकिन अब वो कुछ पूछे भी तो कैसे ही। तकरीबन 2-3 मिनट में ही श्वेता जी अचार से भरा हुआ डिब्बा, और वो भी एक नहीं बल्कि 2-3, अपने हाथ में लेकर फ्रांस के सामने आकर खड़ी हुई। फ्रांस ने पहले उन्हें देखा और फिर एक नज़र उनके साथ आ रही निर्मला की तरफ।
जिसके हाथों में 2 डिब्बे और थे, लेकिन वो अचार नहीं, कुछ और था, शायद कुछ चटनी टाइप। श्वेता जी मुस्कुराते हुए बोली, ये सब ले जाओ, ये आम का, मिर्ची का, नींबू का और अदरक का अचार है। इन दोनों में चटनी है, एक में इमली और अनारदाने की खट्टी चटनी और एक में धनिया पुदीने की चटनी है, वो भी बहुत टेस्टी है। ये सब पंखुड़ी को पसंद आएगा। प्रांस को अब अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, उसने ये सब क्या ही बोल दिया श्वेता जी से। श्वेता जी ने तो उसे इतने सारे डिब्बे पकड़ा दिए और वो अब उन्हें ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकता था, और घर लेकर जाएगा तो सब लोग एक बार फिर से उसके बारे में बातें बनाएंगे। लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मिस्टर ग्रोवर ने ज्योत्सना की तरफ इशारा किया तो उसने तुरंत 2-3 डिब्बे अपने हाथ में पकड़ लिए और फिर प्रांस बाकी डिब्बों को अपने हाथ में लेकर बाहर की तरफ आया। उसने वो सब गाड़ी में रखा और हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद उसने राहत की एक सांस ली। वहीं श्वेता जी खुशी से मुस्कुरा रही थी। वो तुरंत मंदिर की तरफ बढ़ गईं और अगले ही पल उन्होंने भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्हें यूं देखकर मिस्टर ग्रोवर और ज्योत्सना हैरान रह गए। मिस्टर ग्रोवर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी रात को भगवान से क्या ही बातें कर रही हो? श्वेता जी मुस्कुराई और बोली, उनसे बातें नहीं कर रही हूँ मैं, उन्हें शुक्रिया अदा कर रही हूँ। इतनी बड़ी खुशी दी है भगवान ने हमें, तो उनका शुक्रिया करना तो बनता है ना। मिस्टर ग्रोवर के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। श्वेता जी मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मिस्टर ग्रोवर भी हैरान रह गए, लेकिन खुशी तो उनके चेहरे पर भी झलक रही थी। वहीं ज्योत्सना तो उछलने लगी। वो उछलते हुए बोली, सच में मैं मासी बनने वाली हूँ? ओ गॉड मॉम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं अभी जाकर पूछूं पंखू दीदी से, बात करती हूँ मैं। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, श्वेता जी ने गुस्से से उसे रोका और बोली, खबरदार, अगर उसे इस वक्त फ़ोन किया तो अभी अभी मत करना फ़ोन, कल आराम से करना। अभी तो फ़िलहाल मुझे सृष्टि जी से बात करनी है। ये बोलते हुए उन्होंने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और सृष्टि को कॉल करते हुए बाहर की तरफ चली गई। वहीं सृष्टि जो डिनर लगवा रही थी, जैसे ही उठ के फ़ोन पर श्वेता जी को कॉल आया, उसने तुरंत श्वेता जी का कॉल रिसीव किया। सामने से श्वेता जी की खुशी भरी आवाज़ आई, बधाई हो समधन जी। उनकी बात सुनकर सृष्टि हैरानी से बोली, बधाई? किस चीज़ की बधाई? श्वेता जी तुरंत बोले, माना लड़की को प्रेगनेंसी हो तो किसी को कुछ बताया नहीं जाता। शुरुआत के 3 महीने थोड़े नाजुक होते हैं, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ सृष्टि जी। आप मुझे तो उसकी प्रेगनेंसी की बात बता ही सकती हैं ना। आप सोच भी नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं ये जानकर कि पंखुड़ी प्रेग्नेंट है। उनकी बात सुनकर सृष्टि खुद हैरान थी। हालांकि इस बात पर यकीन थोड़ा मुश्किल ही किया जा सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये चीज़ इम्पॉसिबल थी। हो सकता है उन दोनों के बीच बेशक से एक बार के लिए ही ऐसा वैसा कुछ हो गया हो और फिर पंखुड़ी प्रेग्नेंट हो गई हो। वैसे वो भी तो इसी तरह प्रेग्नेंट हुई थी। प्रलय और वो होली में एक हुए और फिर उसके बाद सृष्टि ने कंसीव कर लिया था। वो मुस्कुराई और बोली, आपको अजीब लगेगा, लेकिन श्वेता जी, अभी तक तो ये बात हमें भी नहीं पता थी। शायद बच्चे हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे, पर अब आपने मुझे बता दिया है, तो अब आप ये भी बताइए कि आखिर आपको कैसे पता चला। श्वेता जी तुरंत बोली, क्योंकि अभी अभी आपका प्रांस यहाँ आया था अचार लेने के लिए। सृष्टि हैरान हो गई। अचार लेने के लिए प्रांस ग्रोवर मेंशन क्यों जाएगा? ना जाने कितनी ही तरह का अचार तो राणा मेंशन में रखा था। श्वेता जी एक बार फिर से बोली, पंखुड़ी को किसी भी जगह का अचार पसंद नहीं आता, उसे हमेशा मेरे ही हाथ का बना हुआ अचार पसंद आता है। तो आज स्पेशली पंखुड़ी ने उसे वो अचार लेने के लिए भेजा था यहाँ पर। इसका मतलब तो साफ है ना कि कुछ तो है। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि बात थोड़ी अजीब भी थी और जिस तरह से पंखुड़ी आज प्राण से नाराज होकर परीक्षा के रूम में चली गई, उस हिसाब से ये सच भी हो सकता था, क्योंकि कोई पता नहीं पंखुड़ी अचार के ऊपर ही प्राण से रूठ गई हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल था कि उसने प्रांस से ग्रोवर मेंशन से अचार लाने के लिए कहा हो और प्रांस ने मना कर दिया हो। उसके बाद पंखुड़ी प्रांस से नाराज होकर अलग से रहने के लिए परीक्षा के रूम में चली गई। जब इंसान को कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो वो तरह तरह की उम्मीद लगा लेता है और यही हाल फिलहाल सृष्टि का हो रहा था।
उसका दिमाग बहुत चलता था, लेकिन जो न्यूज़ उसे दी गई थी उसे सच मानने के लिए तो वो कोई सी तार कहीं भी जोड़ सकती थी। उसे खुश देखकर नताशा और रागिनी दोनों सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। उनके एक्सप्रेशंस देखकर सृष्टि तुरंत बोली, अगर ये बात सच है तो बहुत अच्छा होगा श्वेता जी, लेकिन ये बात अगर सच नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं, अभी अभी बच्चों की शादी हुई है, अभी उन्हें एंजॉय करने देंगे। श्वेता जी मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बस बच्चों की खुशी चाहिए। सृष्टि भी मुस्कुराई और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नताशा और रागिनी अब दोनों उसे और भी ज़्यादा टेढ़ी सी नज़रों से देखने लगी थी, तो सृष्टि मुस्कुराई और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। उन दोनों ने ही अपने अपने गाल पर हाथ रख लिया था। कहाँ वो सोच रही थी कि पंखुड़ी और प्रांस के बीच तो अभी कुछ हुआ ही नहीं होगा, और कहाँ उन दोनों ने तो सबको सरप्राइज ही कर दिया था। कुछ ही देर बाद प्रांस अंदर की तरफ आया। उसने बाहर से एक सर्वेंट को सारा सामान गाड़ी से उठाकर अंदर रखने के लिए बोल दिया था, और जब वो सर्वेंट सच में अचार और चटनी के डिब्बे लेकर आए तो सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अभी तो उसका मन कर रहा था कि वो जाकर प्रांस का माथा चूम ले। उसने उसे इतनी बढ़िया गुड न्यूज़ जो दी थी, लेकिन वो इंतज़ार कर रही थी कि प्रांस उसे खुद से ये सब कुछ बताए। वो खुश थी, लेकिन वो प्रांस को शिकायती नज़रों से भी देख रही थी, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ नहीं था जो प्रांस ने उसे ना बताया हो। अपनी हर एक पर्सनल चीज़ भी वो सृष्टि के साथ शेयर करता था, लेकिन आज इतनी बड़ी न्यूज़ वो उसे बताने से पहले ग्रोवर मेंशन चला गया तो कहीं ना कहीं उसके दिल में शिकायत भी थी। तभी पंखुड़ी परीक्षा के रूम से बाहर निकली। प्रांस जो अपनी नज़रें इधर उधर घुमा ही रहा था ये जानने के लिए कि आखिर पंखुड़ी है कहाँ। जब उसने परीक्षा के रूम से पंखुड़ी को बाहर आते हुए देखा तो उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। इस वक्त उसे कितनी राहत मिल रही थी ये बताना लगभग से इम्पॉसिबल था। वो तुरंत पंखुड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पंखुड़ी जल्दी से सृष्टि के पास बढ़ गई और जाकर उसके सीने से लग गई। सृष्टि हैरान रह गई। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, मुझे भूख लगी है सासू माँ, प्लीज़ मुझे खाना दे दो। उसकी वो मासूमियत से भरी आवाज़ सुनकर सृष्टि ने तुरंत चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना तो खाना खाओ, किसने मना किया है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये बोलकर उसने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल पर ले गई। प्रांस तो बस उन्हें देखता ही रह गया। सृष्टि ने नताशा को इशारा किया तो नताशा ने जल्दी से पंखुड़ी के लिए खाने की प्लेट लगाई और सृष्टि उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पंखुड़ी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली थी इसलिए वो पंखुड़ी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी। सृष्टि सच में पंखुड़ी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी और वो उससे प्यार भी बहुत करती थी। पंखुड़ी भी चुपचाप खाना खाए जा रही थी, हालांकि वो प्रांस के बिना खाना नहीं खाती थी, लेकिन आज उसने मना नहीं किया और यही बात देखकर अब प्रांस को गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो आगे की तरफ आया और पंखुड़ी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े हमारे रूम से गायब हैं, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? पंखुड़ी ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सृष्टि की तरफ देखा और पूछा, सासू माँ मैं परीक्षा के रूम में रह सकती हूँ ना? उसके सवाल पर सृष्टि ने एक बार फिर से पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, हाँ हाँ बेटा, तुम जब तक चाहो तब तक परीक्षा के रूम में रह सकती हो, लेकिन मुझे बात बताओ, आखिर बात क्या है? तुम प्रांस के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस गुस्से से बोला, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, पंखुड़ी मेरे साथ चलो। पंखुड़ी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी सासू माँ। प्रांस गुस्से से बोला, तुम्हें मैं स्टूपिड लग रहा हूँ जो मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ और तुम मुझे जवाब देने की बजाय मॉम को जवाब दे रही हो? तुम मेरे साथ चल रही हो बाहर या फिर नहीं? रागिनी जल्दी से वहाँ पर आई और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम पंखुड़ी पर? अगर वो थोड़ा वक्त चाहती है तो उसे दे दो ना थोड़ा वक्त। किसी बात को लेकर वो नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी दूर करो, लेकिन तुम तो उसे गुस्सा दिखा रहे हो। प्रांस गुस्से से बोला, अगर अब मैं अपनी बीबी से बात कर रहा हूँ तो बीच में कोई इंटरफेयर ना करे, वरना अपनी तमीज़ भूल जाऊँगा मैं। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और अब रागिनी भी बिल्कुल चुप हो गई।
प्रांस ने सृष्टि की तरफ देखा जो चोर नज़रों से उसे देख रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओके फाइन, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है ना? ठीक है, मत करो। अब मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम तरस जाओगी मुझसे बात करने के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया और पंखुड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी और उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा था जब उसने प्रांस और रीवा को एक साथ देखा था। वहीं प्रांस अपने रूम में आया और आते ही उसने जोर से दरवाज़ा खोला और फिर अगले ही पल फटाक से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नीचे तक आई थी। सृष्टि पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, कुछ और खाना है क्या तुम्हें? पंखुड़ी ने अपना चेहरा ना में हिलाया। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर थोड़ा टाइम बाहर जाना है तो जाओ, रागिनी के साथ थोड़ा वॉक कर लो। पंखुड़ी ने एक बार फिर से अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर रागिनी के साथ बाहर की तरफ आ गई। सृष्टि ने उनके जाने के बाद अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। यहाँ पर यह कन्फ्यूज़न दूर होने की बजाय वो कन्फ्यूज़न और बढ़ती जा रही थी। अब जिस तरह से प्रांस और पंखुड़ी एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसमें वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुकी थी कि पंखुड़ी प्रेग्नेंट है भी या नहीं, और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पता लगाए तो लगाए कैसे। वहीं दूसरी तरफ प्रांस इस वक्त गुस्से से कांप रहा था और अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और जिस हिसाब से वो सिगरेट के कस भर रहा था, साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त अंदर से कितना जल रहा है। उसका चेहरा भी पूरा पसीने से भरा हुआ था और हर बढ़ते पल के साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई जो रागिनी के साथ बाहर गार्डन एरिया में वॉक कर रही थी। जब उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई तो उसी वक्त पंखुड़ी ने भी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उन दोनों की नज़रें आपस में मिली और फिर अगले ही पल पंखुड़ी ने अपनी नज़रें घुमा ली। प्रांस की आंखें बड़ी हो गई। यहाँ पर नाराज उसे होना चाहिए था क्योंकि पंखुड़ी उसे छोड़कर गई थी। बेशक से वो रूम में रहकर कुछ भी करती, उससे नाराज़ रहती, उससे दूर रहती। अगर उसके साथ बेड पर नहीं सोना था तो सोफे पर जाकर सो जाती। उसे जितनी भी शिकायतें करनी थी वो कर लेती। बेशक से वो उसे सुन लेता और अगर वो उससे पूछती कि आखिर रीवा के साथ उसका रिश्ता क्या है तो वो साफ साफ बता देता कि उसे रीवा से कोई लेना देना नहीं है। रीवा खुद उसके पीछे पड़ी है, लेकिन प्रांस ने तो कभी उसे भाव ही नहीं दिया। पर पंखुड़ी ने कुछ पूछा ही नहीं, वो तो बस चुपचाप उसका रूम छोड़कर चली गई। अब प्रांस को भी गुस्सा आया और उसने तुरंत बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर पंखुड़ी ने एक बार फिर से नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखा और अब बालकनी का दरवाज़ा बंद देखकर पंखुड़ी ने अपना निचला होठ आगे की तरफ निकाला। उसे एक्सपेक्टेशंस थी कि प्रांस उसे नाराज़ देखकर उसे मनाने आएगा, उसे अपने और रीवा के रिलेशन के बारे में कोई जस्टिफिकेशन देगा, कोई क्लेरिफिकेशन देगा, लेकिन यहाँ पर तो उसने उल्टा बालकनी का ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, चाची सासू माँ, मुझे नींद आई है, क्या मैं मेरा मतलब है परीक्षा के रूम में जाऊँ? रागिनी तुरंत बोली, लेकिन तुम शाम से सो ही रही थी पंखुड़ी, इतना ज़्यादा नींद आ रही है तुम्हें? मेरा मतलब है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है तो मुझे बताओ, जैसे वोमिटिंग या फिर ज़्यादा नींद आना, ज़्यादा थकावट होना, ऐसा कुछ है क्या? पंखुड़ी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई और कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, नींद तो बहुत ज़्यादा आती है और थकावट भी है, लेकिन बाकी सब तो ठीक है। रागिनी अब सोच में पड़ गई। अगर वोमिटिंग भी होता तो फिर तो पंखुड़ी का प्रेग्नेंट होना एक तरह से कन्फर्म था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा शक रह गया था। वो पंखुड़ी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ और जाकर सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है, अपना ख्याल रखना। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहाँ से परीक्षा के रूम में चली गई। उसके जाने के बाद अब रागिनी भी अपने रूम में जाकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा अपने रूम में फ़ोन पर तनिष्क से बात कर रही थी। वो उससे चैट कर रही थी। हालांकि वो हमेशा रात को तनिष्क से वीडियो कॉल पर बात करती थी, लेकिन आज पंखुड़ी उसके साथ सोने वाली थी तो उसने तनिष्क को पहले ही इस बारे में बता दिया था और अब वो दोनों चैट कर रहे थे। तभी रूम का दरवाज़ा खुला। परीक्षा ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पर आश्रय खड़ा था। आश्रय अंदर की तरफ आया और बोला, बिजी हो क्या तुम? परीक्षा ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, बताओ ना भाई।
आश्रय थोड़ा हिचकिचाकर बोला, वो एक्चुअली मुझे पंक्ति के बारे में बात करनी थी। आई मीन तुम्हारी पंक्ति से बात होती होगी ना। वो एक्चुअली मैं उसके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मुझे तुमसे जानना था कि पंक्ति वो प्रोजेक्ट कर भी पाएगी या नहीं। तुम उसे मुझसे बेटर जानती हो, तो तुम मुझे बता पाओगी कि उसका प्रोजेक्ट वगैरह में इंटरेस्ट है भी या नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही परीक्षा बोली, इंटरेस्ट तो पक्ति का बहुत है इन प्रोजेक्ट्स वगैरह में, लेकिन एक्चुअली भाई आज उसका एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी चोट लगी है उसे। तो मुझे नहीं पता वो अभी कुछ कर भी पाएगी या नहीं। आप उसका नंबर ले लीजिए, उससे फ़ोन पर बात कर लीजिएगा, तो वो आपको खुद बता देगी। एक्सीडेंट की बात सुनकर आश्रय हैरान रह गया था, क्योंकि अभी तक उसे पंक्ति के एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था। परीक्षा ने अगले ही पल खुद से आश्रय के फ़ोन पर पंक्ति का नंबर भेज दिया था। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपके फ़ोन पर उसका नंबर भेज दिया है, आप उससे फ़ोन पर बात कर लीजिए। आश्रय फीका सा मुस्कुराया और फिर वहाँ से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही पंखुड़ी रूम के अंदर आई। परीक्षा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, ताकि उसे अजीब ना लगे। कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसके परीक्षा के रूम में रहने से परीक्षा को कोई प्रॉब्लम है। पंखुड़ी भी मुस्कुराते हुए बेड पर आ गई और आकर उसके पास सो गई। परीक्षा ने कुछ पल के लिए चैट करना बंद कर दिया और इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। पंखुड़ी की नज़रें अचानक उसके फ़ोन पर गई, तो उसने देखा कि परीक्षा के फ़ोन पर प्रांस की फ़ोटो दिखाई दे रही है। वो जल्दी से बोली, ये क्या है परीक्षा, मेरा मतलब है ये फ़ोटो। ये बोलते हुए उसकी नज़रें प्रांस की फ़ोटो पर थी, जो अभी भी परीक्षा के फ़ोन में दिखाई दे रही थी। वो प्रांस की 1-2 दिन पहले की फ़ोटो थी, जो उसने प्राइवेट जेट में बैठे हुए डाली थी। वो उसका सोशल अकाउंट था, जहाँ पर वो अपनी काफ़ी सारी पिक्चर्स डालता रहता था, लेकिन पंखुड़ी को अभी तक इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। परीक्षा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आपको इसके बारे में नहीं पता है क्या भाभी? ये इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई का, आपने उन्हें फॉलो नहीं किया हुआ है क्या? परीक्षा की बात सुनकर पंखुड़ी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो मासूम सी जान कहाँ इन चक्करों में पड़ती थी। उसे तो फ़ोन पर बस 2-3 चीज़ें चलानी आती थी, या तो कैंडी क्रश जैसी गेम, या फिर फ़ोन करना, फ़ोन रिसीव करना और व्हाट्सएप पर मैसेज। इसके अलावा इसे और कुछ नहीं पता था। ज्योत्सना अपने फ़ोन पर बहुत कुछ चलाती रहती और वो तरह तरह की चीज़ पंखुड़ी के फ़ोन में भी डाउनलोड करती रहती थी, लेकिन पंखुड़ी उन्हें बिना चेक किए ही डिलीट कर देती थी। और ये इंस्टाग्राम किस चिड़िया का नाम था, ये पंखुड़ी को बिल्कुल भी नहीं पता था। पंखुड़ी झट से बोली, क्या तुम मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड कर सकती हो? मेरा मतलब है, क्या तुम मुझे इनकी आईडी दे सकती हो? मैं डाउनलोड अपने आप कर लूँगी। परीक्षा मुस्कुराई और बोली, भाभी, भाई की आईडी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। आपको पता है उनके फॉलोअर्स कितने हैं? आई थिंक 20 मिलियंस हैं, और उनमें से ज़्यादातर लड़कियां हैं। आप सोच भी नहीं सकती भाई की फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। अरे लड़कियां मरती हैं उन पर। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए धीमे से बोली, तो फिर वो मर ही क्यों नहीं जाती? ये बोलकर वो अब अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम डाउनलोड करने लगी। उसने परीक्षा से प्रांस की आईडी भी ले ली थी, जो कि पब्लिक थी, और अब पंखुड़ी प्रांस की सारी फ़ोटोज़ और वीडियो देख रही थी, जिस पर हज़ारों लाखों लड़कियों के कमेंट्स और लाइक थे। उन्हें देखकर तो पंखुड़ी और भी ज़्यादा मायूस हो गई थी। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद उसने वापस परीक्षा की तरफ देखा, जो फ़ोन पर चैट करते करते ही सो गई थी, लेकिन अब उसकी खुद की नींद उड़ी हुई थी। कुछ वक्त तक तो वो यूं ही प्रांस की आईडी देखती रही। तकरीबन से उसकी सारी फ़ोटोज़ और वीडियो वो देख चुकी थी, और अब वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसे प्रांस की बहुत याद आ रही थी। उसके बिना उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बस रोना आ रहा था। आश्रय अपने रूम में था और पिछले तकरीबन 1 घंटे से वो अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था, जिस पर उसने पंक्ति का नंबर डायल किया हुआ था, लेकिन उसे कॉल नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कॉल करके पूछेगा क्या। उसकी आंखों के सामने बार बार पंक्ति का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों के आंसू उसे अभी भी दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पंक्ति का एक्सीडेंट कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अब तक तो उसने पता लगा लिया था कि पंक्ति का एक्सीडेंट हुआ कैसे। जिस चीज़ में प्रलय की हल्की सी भी इन्वॉल्वमेंट हो, उसे पता लगाने में आश्रय को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था। एक गहरी सांस लेकर उसने अब पंक्ति के नंबर पर कॉल किया। पंक्ति, जो कुछ देर पहले ही दवाई लेकर सोई थी, जैसे ही उसका फ़ोन रिंग हुआ वो एकदम से कांप उठी।
उसने जल्दी से अपना फ़ोन साइलेंट किया। अगर किसी को पता चल जाता कि आधी रात उसे कोई कॉल आया है तो बवाल हो जाता। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जिस पर आश्रय राणा लिखा हुआ था। शायद ट्रू कॉलर की वजह से उसे आश्रय का नाम दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर नर्वसनेस झलकने लगी। आश्रय की बातें एक बार फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। किसी तरह हिम्मत करके उसने कॉल रिसीव किया। सामने से आश्रय की आवाज़ आई, पंक्ति। अगले ही पल पंक्ति की आंखों से आंसू निकल गए और उसने सुबकते हुए कहा, जी कहिए। उसकी वो आवाज़ सुनकर ही आश्रय की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। उसने फ़ोन पर अपना हाथ कस दिया था। वो धीमे से बोला, तुम ठीक तो हो ना? पंक्ति भी धीमे से बोली, जी मैं ठीक हूँ। आपको कोई काम था क्या? आश्रय को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो पंक्ति से क्या ही कहे। उसे फिलहाल पंक्ति से कोई काम नहीं था। परीक्षा के रूम में भी बस वो यूं ही पंक्ति के बारे में बात करने गया था। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। कहीं ना कहीं एक फीलिंग सी आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। वो डायरेक्टली तो पंक्ति से बात नहीं कर रहा था, इसलिए परीक्षा से ही पूछना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। और उसके एक्सीडेंट की बात सुनकर वो बेचैन हो गया था। वो कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुम कल सुबह मुझे कैफ़े ग्रिल बाइट्स में मिलने आ सकती हो? पंक्ति ने बहुत ही धीमे से कहा, जी मैं आ जाऊंगी। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आश्रय जो फ़ोन पर कुछ बोलने वाला था वो बस अपने फ़ोन की तरफ देखता ही रह गया। उसने अब फ़ोन साइड में रखा और अपने माथे पर हाथ रख लिया। वो पंक्ति से उसका हालचाल जानना चाहता था। उसे कहना चाहता था कि अगर उसकी तबीयत सही नहीं है तो ज़रूरी नहीं है वो उससे मिलने आए। लेकिन पंक्ति ने तो पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने फ्रस्ट्रेशन भरी एक गहरी सांस ली। वो पंक्ति को हर्ट भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि पंक्ति उसकी वजह से कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि और प्रलय के रूम में सृष्टि प्रलय की बाहों में थी। इस वक्त उसने रेड कलर की स्ट्रिप वाली नाइटी पहनी हुई थी। उसके खुले बाल उसे और भी ज़्यादा हॉट लुक दे रहे थे। प्रलय हल्का सा ऊपर उठा और उसने सृष्टि के माथे को चूम लिया। आज उसका मूड अपनी बीबी को देखकर बहक रहा था। लेकिन तभी अचानक से दरवाज़ा नॉक होने लगा। वो दोनों एकदम से डर गए। तभी रूम के बाहर से धीमी सी आवाज़ आई, सासू माँ आप सो रही हैं क्या? अगर आप सो रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। पर अगर आप जाग रही हैं तो प्लीज़ आप एक बार दरवाज़ा खोलिए ना। उसकी बात सुनकर प्रलय सृष्टि की तरफ देख रहा था जो खुद दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो जिस हालत में थी जल्दी से दरवाज़ा खोलना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसकी तरफ प्रलय देखते हुए बोला, मैंने बहुत बार सुना है कि सास बहू की नाक में दम करके रखती है, लेकिन ये पहली बहू है जिसने अपनी सास के होश उड़ाए हुए हैं। सृष्टि हैरानी से प्रलय को देखने लगी। कहीं ना कहीं ये बात सही थी। उसने तो कभी पंखुड़ी को परेशान नहीं किया, लेकिन पंखुड़ी ने सच में उसके होश उड़ा रखे हैं। वो जल्दी से बोली, मुझे कपड़े पहनने होंगे। ये बोलकर वो तुरंत क्लोजेट की तरफ जाने लगी। प्रलय जल्दी से बोला, लेकिन यार तुम मना भी तो कर सकती हो ना, प्लीज़ यूनिवर्स मना कर दो, ये बोल दो कि मैं सो रही हूँ। सृष्टि गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, पहले ही आपके बेटे ने उसे परेशान किया हुआ है, अब मैं भी बेचारी की बात ना सुनूं क्या? छोड़िए मुझे, चुपचाप सो जाइए, मुझे पंखुड़ी के पास जाना है। ये बोलकर उसने प्रलय से हाथ छुड़ाया और क्लोजेट की तरफ भाग गई। प्रलय दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, बेटा खुद तो रोमांस करेगा नहीं और बाप को रोमांस करने नहीं देगा। प्रलय सृष्टि की तरफ देख रहा था जिसने जल्दी से एक मैक्सी ड्रेस पहन ली थी। प्रलय उसे देखकर मुस्कुराया और फिर ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बोला, मैं तो चला सोने, तुम लोग करो जो तुम्हें करना है। ये बोलकर वो सच में बिस्तर पर लेट गया था। सृष्टि ने उसे देखकर मुंह बनाया और फिर जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला। पंखुड़ी चुपचाप दरवाजे से बाहर खड़ी थी। सृष्टि ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो तुरंत उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो और इतनी मायूस क्यों हो बेटा? पंखुड़ी धीमे से बोली, मुझे इनके पास जाना है। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, तो फिर चली जाओ ना बेटा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, तुम जाओ अपने रूम में। पंखुड़ी झट से बोली, ऐसे नहीं, आप मुझे छोड़ने आओगी? सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी क्योंकि उसके और फ्रांस के बीच तो नाराज़गी चल रही थी। ऐसे में वो भला पंखुड़ी के साथ कैसे जा सकती थी, लेकिन वो पंखुड़ी को यूं मायूस भी नहीं छोड़ सकती थी।
इसलिए हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ठीक है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और फिर सृष्टि उसे लेकर प्रांस के रूम के बाहर आई। उसने रूम का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से ना ही कोई आवाज़ आई और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। पंखुड़ी झट से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, क्या ये अब मुझे कभी भी अपने रूम में नहीं आने देंगे सासू माँ? पंखुड़ी के सवाल पर सृष्टि ने तुरंत कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है पंखुड़ी, छोटी छोटी बातों पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। तुम फिक्र मत करो, अभी प्रांस दरवाज़ा खोल देगा। ये बोलकर उसने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन सृष्टि ने जैसे ही दरवाज़ा दोबारा नॉक किया तो प्रांस ने दरवाज़ा खोला। अगले ही पल उसकी नज़रें पंखुड़ी पर गई। वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम यहाँ? बड़ी जल्दी अक्ल ठिकाने आ गई तुम्हारी। सृष्टि कुछ कहती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, सुनिए मेरी कोई गलती नहीं है। आपको पता है मैं तो आपके रूम से जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन सासू माँ ने मुझे कहा कि अगर पतियों को मज़ा चखाना हो तो पत्नियों को थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, उन्हें अपना गुस्सा दिखाना पड़ता है, तभी जाकर पतियों को अक्ल आती है। और मैं तो ऐसा वैसा कुछ सोचती भी नहीं, ये सब सासू माँ ने ही मेरे दिमाग में डाला था। उसकी बात सुनकर प्रांस से ज़्यादा तो सृष्टि हैरान थी। उसने तो पंखुड़ी से ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, अब आप ही बताइए, मैंने कभी कोई ऐसी हरकत की है क्या जो मैंने आज की? मैं तो कभी आपको छोड़कर कहीं जाती ही नहीं हूँ, और आज भी मैं नहीं जा रही थी। मैं तो बस यूं ही घर में टहल रही थी और मैंने सासू माँ से पूछा तो सासू माँ झट से बोली कि जाओ परीक्षा के रूम में रह लो। फिर मैं उनकी बात कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने चुपचाप उनकी बात मान ली। आप तो जानते हैं ना मैं हर किसी की बात मान लेती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, आगे से मैं सासू माँ की बात भी नहीं मानूंगी, बस आपकी बात मानूंगी। प्रांस ने अब तिरछी नज़रों से सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि तो बस पंखुड़ी को ही देखे जा रही थी। उसने बहुत सी ऐसी मदर इन लॉज देखी थी जो अपने बेटे और बहू के रिश्ते में आग लगाती हूँ, लेकिन ये पहली बहू देख रही थी वो, जो सास के सामने ही सास की चुगली कर रही थी। और अब तो पंखुड़ी ने हद कर दी जब उसने सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे ना मॉम ने कहा था कि पति परमेश्वर होता है। हाँ सासू माँ भी माँ होती हैं, लेकिन वो तो सिर्फ माँ होती है ना, परमेश्वर तो पति ही होता है। तो हमें पहले परमेश्वर की बात माननी चाहिए। इसलिए आज के बाद ना आप मुझे ऐसा वैसा कुछ मत सिखाना। मैं अब आपकी बात नहीं मानूंगी और आप मुझसे नाराज़ भी मत होना, ठीक है? ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा हिलाया तो सृष्टि ने भी अपना चेहरा हिला दिया। सृष्टि के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि उसने पंखुड़ी को ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि पंखुड़ी ने ही अपना सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया था। प्रांस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, अब आप नीचे जा सकती हैं सासू माँ, और हाँ, जैसे आपने मेरी और इनकी लड़ाई करवाई ना, वैसे आप ससुर जी से लड़ाई मत करना। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप प्यार से रहना, ओके? सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, ओके बहू रानी, बिल्कुल ओके। ये बोलकर वो चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट लिए वहाँ से नीचे चली गई। जैसे ही वो अपने रूम में आई उसकी जोरों की हंसी छूट गई और उसकी हंसी सुनकर प्रलय की नींद भी खुल गई थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मेरे कमरे से गई तो मेरी बीबी थी बाहर, आई चुड़ैल है, कोई बात नहीं, अगर ये चुड़ैल भी रोमांस करेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सृष्टि उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा हंसने लगी थी। वो प्रलय के पास आई और मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, आपको एक बात बताऊं, आज तक ना मुझे प्रांस पर गुस्सा आता था, लेकिन आज मुझे उस बेचारे पर तरस आ रहा है। बेचारे की ज़िंदगी के अच्छे खासे लग चुके हैं। उसकी बात सुनते हुए प्रलय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, लेकिन इतना तो उसे समझ आ गया था, हुआ तो कुछ बवाल ही है। जो सृष्टि का हंस हंस कर चेहरा एकदम से लाल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अब दरवाजे से थोड़ा पीछे की तरफ हटा और पंखुड़ी अंदर आई। उसने एक नज़र प्रांस की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो सब भूल गई जो आज मैंने सुबह देखा। मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वापस आई हूँ। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम सिर्फ इसलिए वापस आई हो तो फिर तुमने अपनी सासू माँ के सामने वो सब क्यों कहा, पति परमेश्वर? और जाओ, तुम्हें तो मुझ पर शक है ना, और मुझे नहीं लगता कोई अपने परमेश्वर पर शक करता होगा। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, परमेश्वर ऐसा कुछ करते भी नहीं, आप तो बहुत कुछ करते हो। प्रांस उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला,
ज़रा बताना ऐसा भी क्या किया है मैंने? तुमने रीवा को मेरे करीब देखा तो कुछ भी समझ लिया? एक बार मुझसे पूछा कि आखिर मेरी और रीवा के बीच चल क्या रहा है? वो मेरे करीब थी। पंखुड़ी झट से बोली, सिर्फ आपके करीब नहीं थी वो, आपके ऊपर झुकी हुई थी, उसका हाथ आपके कमर पर था, उसने आपके सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था और वो आपको किस करने वाली थी और वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। हमेशा वो यही सब बोलती है कि मैं लो स्टैंडर्ड हूँ, मैं बहन सी हूँ। मैं हूँ ऐसी तो फिर मैं क्या करूँ? आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपने तो मना किया था कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं इस शादी से मना कर दूं, लेकिन मुझे आप पसंद थे, प्यार करती हूँ मैं आपसे, अब से नहीं शादी के पहले से। उसकी बात सुनकर प्रिंस हैरान रह गया। आज उसे एक नई बात पता चली थी कि उसकी बीवी शादी से पहले से ही उससे प्यार करती है। उसने तुरंत पूछा, अच्छा वो कैसे? पंखुड़ी मासूमियत से बोली, जब आप ग्रोवर मेंशन पार्टी में आए थे ना, तब मैंने आपको देखा था। आपको देखते ही जैसे मेरी हार्ट बीट स्किप हो गई। मुझे आप बहुत अच्छे लगे थे, पता नहीं क्यों आपको बार बार देखने का मन कर रहा था। आपको देखते ही धड़कन बढ़ जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आपको देखूं तो देखूं कैसे। मैं तो बस वेट करती थी कि कब आपकी डैड से मीटिंग होगी। एक दो बार आपकी डैड से मीटिंग हुई, उनका शेड्यूल मैं ही बनाती थी, तो मुझे उस मीटिंग के बारे में पता चल जाता था और फिर मैं ऑफिस पहुंच जाती थी, लेकिन आपके सामने नहीं आती थी, आपको चोरी चोरी देखती थी। उसकी बात सुनते हुए प्रांस ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। जहाँ लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखते हैं, वहाँ उसकी बीवी पता नहीं कौन से तरीकों से उसे देख रही थी। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, मैं ऐसी ही हूँ और मैं क्या करूँ? मैं खुद को बदल नहीं सकती हूँ। आपको मॉडर्न बीवी चाहिए तो ठीक है, या तो मुझे मॉडर्न बना दीजिए या फिर मुझे छोड़। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगले ही पल प्रांस उसके करीब आया। वो बेशक से पंखुड़ी से नाराज था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसे अपने करीब आते हुए देख पंखुड़ी झट से पीछे हो गई और अगले ही पल उसकी पीठ दरवाजे से लग गई। प्रांस ने भी उसके आसपास अपने हाथ रखे और उसके चेहरे पर झुक गया। पंखुड़ी का चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसके हाथ खुद ब खुद प्रांस के सीने पर आ गए थे, लेकिन इस वक्त प्रांस ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, तो वो हाथ सीधा प्रांस के सीने को छू रहे थे। प्रांस उसके चेहरे पर झुका और बोला, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। ज़रा बताना, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो मैंने क्या पहना हुआ था? आखिर मुझे भी पता चले तुम जो बोल रही हो वो सच है भी या नहीं। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोले, आपको मुझ पर शक है? प्रांस तुरंत बोला, तुमने भी तो मुझ पर शक किया था ना आज, तो मैं भी तुम पर शक क्यों नहीं कर सकता? पंखुड़ी मासूमियत से बोली, आपने उस दिन ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और अंदर वाइट शर्ट, शूज भी ब्लैक थे, हाथों में ब्लैक कलर की ही वॉच पहनी हुई थी। जब आप पार्टी में आए थे तो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए आए थे। आपने अपने कान पर फ़ोन लगाया हुआ था और पार्टी में पूरा वक्त आप फ़ोन पर ही बात करते रहे। पहले तो मुझे लगा आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, फिर बाद में जब गुस्से से किसी को डांट रहे थे तो पता चला कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शायद उस दिन आपके काम में कोई प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए आप अपने मैनेजर को डांट रहे थे और फिर मीटिंग में आपका मैनेजर आपके पास आया भी था और उसे भी आपने खूब डांटा था। मैं तो आपको देखती ही डर गई थी। कोई इंसान इतना गुस्सा कैसे कर सकता है? पर फिर भी पता नहीं क्यों आपको देखने का मन कर रहा था। लेकिन फिर पार्टी से तो आप चले गए, पर मुझे आपका नाम पता चल गया था और फिर मैं रोज़ डैड के शेड्यूल में देखती थी कि उनकी मीटिंग आपके साथ है या नहीं, और जब जब आपकी मीटिंग उनके साथ होती थी मैं ऑफिस आती थी। ये बोलते हुए अब वो मुस्कुराने लगी। वहीं प्रांस का चेहरा भी एकदम लाल हो गया था। आज तक ना जाने कितनी ही लड़कियां उसके सामने आई थी जिन्होंने उसे स्टॉक किया था, उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसकी बीवी भी उसे स्टॉक कर चुकी है, ये बात उसे आज पता चली थी। लेकिन अब अचानक ही पंखुड़ी ने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, पर मुझे क्या पता था, जिस इंसान को देखने के लिए मैं तरस रही हूँ उसको तो पूरी दुनिया देख रही है, और वो भी पता नहीं कैसे कैसे तरीके से। उसकी बात सुनकर प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो तुरंत बोला, कहना क्या चाहती हो? पंखुड़ी नाक सिकोड़ कर बोली, इंस्टाग्राम। प्रांस हैरानी से बोला, मतलब? पंखुड़ी गुस्से से बोली, इंस्टाग्राम पर आपको सारी दुनिया देखती है, और तो और वो रीवा भी देखती है।
प्रांस अब और भी ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि रीवा ने उसे फॉलो भी कर रखा है और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि पंखुड़ी ने उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल कब देखा। उसने तुरंत पूछा, तुम मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख कर आई हो? पंखुड़ी ने झट से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो अब एक बार फिर से बोला, पर तुमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कब बनाया? पंखुड़ी मासूमियत से बोली, अभी कुछ देर पहले ही जब मैंने परीक्षा के फ़ोन में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, आपकी फ़ोटोज उसके फ़ोन पर दिख रही थी तो मैंने पूछा तो उसने बताया कि आपने ये फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाली है, तो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम डाउनलोड कर दिया और फिर चेक किया तो पता चला कि वो रीवा तो आपकी हर एक फ़ोटो को लाइक करती है, आपकी हर एक फ़ोटो को कमेंट भी करती है। प्रांस हैरानी से बोला, तुम इतना सब कुछ चेक करके आई हो? मैंने तो उसे फॉलो भी नहीं किया हुआ है। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि रीवा ने मुझे फॉलो किया हुआ है? वो मेरी पिक्चर्स लाइक करती है। तुम इतने सारे लाइक्स और कमेंट में स्पेशली उसका लाइक और कमेंट देख कर आई हो? पंखुड़ी ने एक बार फिर से मासूमियत से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। प्रांस हैरान रह गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे थोड़ी नर्वसनेस भी फील हो रही थी क्योंकि बातों बातों में ही उसने जिक्र भी कर दिया था कि उसे पता है पंखुड़ी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है, लेकिन उसकी बेवकूफ़ बीवी का उसकी बात पर ध्यान ही नहीं गया। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, मैं यहाँ पर देखने के लिए आपको तरस रही थी और पूरी दुनिया आपको देख रही थी, वो रीवा भी। अब तो मुझे खुद के लिए बुरा लग रहा है। मुझे अब आपसे कोई बात करनी ही नहीं है। आप उस रीवा के पास ही जाइए, वो आपको किस करने वाली थी ना। आपको मैं अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, वो अच्छी है ना, आप उसके पास ही जाइए। ये बोलकर उसने प्रांस के सीने पर थोड़ा दबाव डालते हुए उसे खुद से अलग किया और फिर जाकर बिस्तर पर लेट गई। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया। अभी जो पंखुड़ी नखरे दिखाते हुए बेड पर गई थी, 1 मिनट नहीं लगेगा उसे वापस अपनी तरफ खींचने में, लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गया। पंखुड़ी ने ब्लैंकेट लिया और उसे अपने ऊपर ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली। बार बार वो अपनी आंखें खोल बंद कर प्रांस की तरफ देख रही थी। वो चाहती थी कि प्रांस उसे मनाए, लेकिन प्रांस तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। क्या प्रांस अपनी रोज पिटल को ऐसे ही सोने देगा या फिर उसे अनोखे तरीके से मनाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर मेरी बनाई गई वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।